हेलो एवरीवन, दिस इज श्रेया एंड यू आर वाचिंग लीगल थीसिस। आज हम शुरू करने वाले इंडियन पॉलिटी, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, एंड आई होप पढ़ने के बाद ये आपका भी फेवरेट हो जाएगा। इंडियन पॉलिटी की एक पूरी सीरीज बेस्ड होने वाली है एम लक्ष्मीकांत बुक के ऊपर। तो अगर आप इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत रेफर कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए है। इंडियन पॉलिटी समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एक्चुअल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ कैसे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना और उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो आज ये पूरा टॉपिक हम देखने वाले हैं, दैट इज मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस पूरी स्टोरी को टाइमलाइन के साथ समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बनना। संविधान सभा का गठन होना सबसे पहले अनिवार्य था। संविधान सभा जो थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया था वो सबसे पहले दिया गया था बाय एम एन रॉय 1934 में। 1934 में एम एन रॉय वो पहले इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले ये आइडिया रखा कि इंडिया के पास उसकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये ऑफिशियली डिमांड किया कि इंडिया को अब उसकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। और ये डिमांड कहाँ रखा गया था? इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि इंडिया उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये डिक्लेयर किया कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो बनाया जाएगा बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, जो कि इलेक्टेड होगी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी और जिसमें आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं होगा। ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए डिक्लेयर किया जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है वन पर्सन वन वोट, वोटिंग के आधार पे जो कि इलेक्टेड होगी, जिसमें कोई भी आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं होगा, वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। 1935 में आईएनसी ने जो ऑफिशियली डिमांड की थी फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट फाइनली एक्सेप्ट कर लेता है इन द ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940। इसके बाद 24 ऑफ मार्च 1946 को आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के 3 मेंबर्स होते हैं। पहले थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, दूसरे थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। इन तीनों ही मेंबर्स ने मिलकर एक प्लान पब्लिश किया जिसे कैबिनेट मिशन प्लान कहते हैं, जो कि मई 16, 1946 में पब्लिश हुआ, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन के लिए वैलिडिटी दी और उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मेंशन किए जिनके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो फॉर्म की जाएगी। इसके बाद जो है अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फॉर्म हुआ, उसमें क्या क्या चीजें हुई, अब उसके बारे में देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो फॉर्मुलेट की गई इन नवंबर 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान। जो कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा स्कीम दी गई थी मई 16 को, उसी के अंदर नवंबर 1946 में ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी फॉर्म की गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस टाइम पे जब फॉर्म की गई थी तो उसकी एक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ ये रखी गई थी कि 389 मेंबर्स उसमें होंगे, जिसमें से 296 सीट्स जो थी वो ब्रिटिश इंडिया के लिए थी और 93 सीट्स जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स के लिए थी। सीट्स को अलॉट किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें एक सीट जो है वो पर मिलियन पॉपुलेशन के बेसिस पे अलॉट हुई थी। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी नवंबर 1946 में, इसको पार्टली इलेक्टेड कहा जाता है और पार्टली नॉमिनेटेड। इसका रीजन ये है क्योंकि ब्रिटिश इंडिया जो था, जो 296 सीट्स थी, उसके ऊपर वोटिंग होनी थी। रेगुलर इलेक्शंस जैसे कॉमनली होते हैं अभी करंट टाइम में, वैसे इलेक्शंस होने थे। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थी, वहां पे जो प्रिंस थे उस स्टेट्स के, उनके पास ये पावर थी कि वो नॉमिनेट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे इन दी पार्लियामेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस टाइम की, जो आज की पार्लियामेंट है। तो इसीलिए से बोला गया था कि ये पार्टली इलेक्टेड है और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके बाद 296 सीट्स जो कि ब्रिटिश इंडिया को अलॉट की गई थी, उस पर जुलाई से लेके अगस्त ऑफ 1946 में इलेक्शंस किए गए, जिसमें से 208 सीट जो थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली, 73 सीट्स जो थी वो मुस्लिम लीग ने सिक्योर की और 15 सीट्स बाकी के स्मॉल ग्रुप्स, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट जो खड़े थे, उन लोगों ने सिक्योर की। जो 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स को अलॉट की गई थी, वो सारे ही सीट्स खाली हो गए थे, उनमें कोई भी नहीं आया, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने ये डिसाइड किया कि वो लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से दूर रहेंगे और उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। असेंबली में हर कोई था उस टाइम का, जो भी फेमस फ्रीडम फाइटर्स थे, जो भी अच्छे पॉलिटिशियंस थे, लॉयर्स थे, वो सब प्रेजेंट थे असेंबली में, एक्सेप्ट वन पर्सन, दैट वाज महात्मा गांधी। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछता है कि हु वाज नॉट प्रेजेंट, अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आता है, सो यू वुड नो महात्मा गांधी वाज नॉट देयर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज अ पार्ट ऑफ इट। नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म तो कर दी गई, अब इसका वर्किंग कब से स्टार्ट हुआ वो देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली मीटिंग थी वो हुई 9 दिसंबर 1946 में।
जिस मीटिंग को मुस्लिम लीग ने कंप्लीटली बॉयकॉट किया, वो उस मीटिंग में नहीं आए और उन्होंने डिमांड की फॉर द सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, और यहीं से पाकिस्तान की डिमांड भी स्टार्ट हुई। इसीलिए क्योंकि मुस्लिम लीग ने विड्रॉ कर दिया, तो टोटल मेंबर जो उस टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग में प्रेजेंट थे, दैट वाज 211। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अपॉइंट किया गया एज अ टेम्पोररी प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली। जब तक उस असेंबली के प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस नहीं होते, वोटिंग नहीं होती है, तब तक के लिए टेम्पोररी बेसिस पे सच्चिदानंद सिन्हा को अपॉइंट किया गया एज अ प्रेसिडेंट। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपॉइंट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली। एच.सी. मुखर्जी और वीटी कृष्णामाचारी, दो लोग को अपॉइंट किया गया एज द वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 2 वाइस प्रेसिडेंट्स थे। सर बी.एन. राव को अपॉइंट किया गया एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जो अभी हम करंट टाइम पे प्रियम्बल देखते हैं, वो बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया था असेंबली में फॉर डिस्कशन, इसमें फंडामेंटल्स एंड फिलोसफीज थी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा किन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होगा, उसकी फिलोसफी क्या होगी, आइडियोलॉजी क्या होगी, ये सब कुछ प्रेजेंट था हमारी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। और इसीलिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को थोड़ा मॉडिफाई करके हमारा प्रियम्बल दिया गया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यूनानिमसली अडॉप्ट कर लिया गया बाय द असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947। इसके बाद 28 अप्रैल 1947 को 6 प्रिंसली स्टेट्स, जो कि अभी तक खुद को विड्रॉ करके रखे थे कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्ट नहीं लेना है, उनमें से 6 प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो ज्वाइन कर लिए असेंबली ऑन 28 अप्रैल 1947। इसके बाद इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 का आया, इंडिपेंडेंस हमें 1947 अगस्त में मिली। उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए असेंबली में, अब वो देखते हैं। इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद जो असेंबली थी वो फुल्ली सॉवरेन बॉडी हो गई। सॉवरेन का मतलब होता है जहाँ पे भी बाहरी कंट्रोल ना हो, किसी का दबाव ना हो, कोई आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है, ये कंप्लीटली फ्री बॉडी हो गई असेंबली। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल नहीं था इस असेंबली के ऊपर। दूसरा जो मेजर चेंज आया, द असेंबली ऑल्सो बिकेम अ लेजिस्लेटिव बॉडी। अभी तक ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसका सिर्फ काम ये था कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था इंडिया का। लेकिन इंडिपेंडेंस मिलने के बाद यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के साथ साथ जो नॉर्मल लॉज होते हैं, जो कि कंट्री को रेगुलेट करने के लिए उस टाइम पे चाहिए था, वो काम भी करना शुरू कर दी और ये लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन गई। ये लॉज भी बनाने लगी कंट्री के लिए। अब इस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्ट्रेंथ हो गई थी 299। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन सी मेजर कमिटीज थी, हर कमेटी का काम अलग था, उसके हेड अलग थे, तो बहुत सारी ऐसी कमिटीज थी। एक ऐसी कमेटी थी यूनियन पावर कमेटी की, दूसरी थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, एडवाइजरी कमेटी, रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, स्टेट्स कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी। तो ये 8 मेजर कमिटीज थी। बहुत सारी माइनर कमिटीज भी थी, आप इसके बारे में रीड कर सकते हैं, बुक में मेंशन्ड है। हम सिर्फ एक कमेटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ड्राफ्टिंग कमेटी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का जो काम था वो इस कमेटी का था। ड्राफ्टिंग कमेटी को सेटअप किया गया 29 अगस्त 1947 को। इसका मेन टास्क ये था कि इसे ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करना था। इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इसके चेयरमैन थे, N. गोपाल स्वामी अय्यर थे, इसके अलावा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, सईद मोहम्मद सदुल्ला थे, N. माधव राव, T.T. कृष्णामाचारी, ये सभी 7 मेंबर्स थे इस ड्राफ्टिंग कमेटी के। B.R. अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, ये आप याद रखेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी का जो पहला ड्राफ्ट था वो प्रेजेंट किया गया था फरवरी 1948 को, और जो सेकेंड ड्राफ्ट था वो प्रेजेंट किया गया था अक्टूबर 1948 को। इनैक्टमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मेन पॉइंट्स हैं। पहला ये कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसके टोटल 11 सेशंस हुए थे। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में टोटल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, आप इसको याद रखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में टोटल 2 years 11 months और 18 days लगे थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 11 सेशंस हुए थे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने पहला फाइनल ड्राफ्ट प्रेजेंट किया था ऑन 4 नवंबर 1948 फॉर फर्स्ट रीडिंग। सेकेंड रीडिंग के लिए जो फाइनल ड्राफ्ट था उसे प्रेजेंट किया गया ऑन 15 नवंबर 1948 और इसकी रीडिंग चली टिल 17 अक्टूबर 1949। ऑलमोस्ट 1 साल तक इसकी रीडिंग चली, सेकेंड रीडिंग। इसके बाद थर्ड रीडिंग के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेजेंट किया गया 14 नवंबर 1949 को, जिसके बाद 26 नवंबर 1949 को
ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 26th of November 1949 को पीपल अडॉप्टेड, इनैक्टेड एंड गेव देमसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे वर्ड पीपल इसलिए यूज किया गया है, इसकी जगह पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी यूज कर सकते थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यूज कर सकते थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड, इनैक्टेड एंड गेव देमसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। पर यहाँ पे पीपल क्यों मेंशन किया गया है, यहाँ लोगों को क्यों मेंशन किया गया है? इसके पीछे रीजन ये है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो डेमोक्रेसी पे बेस्ड है, और डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है दैट इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। इसीलिए यहाँ पे वर्ड पीपल यूज किया गया है स्पेसिफिकली ये डिनोट करने के लिए कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये लोगों द्वारा बनाया गया है, लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को खुद अडॉप्ट किया है, इनैक्ट किया है और खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, ताकि यहाँ पे जो सुपीरियोरिटी है ये मेंशन की गए कि इस कंट्री में सुपीरियर कौन है, जनता, लोग। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। अगर क्वेश्चन आता है कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे, तो इट वाज 395, 8 शेड्यूल्स एंड अ प्रियम्बल। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म किए, जैसे इंडिया की जो मेंबरशिप थी कॉमनवेल्थ की उसे रैटिफाई किया इन मई 1949। रैटिफाई करने का मतलब होता है जब आप ऑफिशियली किसी चीज को पेपर पे साइन करके वोटिंग करा के एक्सेप्ट कर लेते हो तो उसे कहते हैं कि रैटिफाई कराना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया की मेंबरशिप जो की कॉमनवेल्थ की उसे ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया। इसके अलावा नेशनल फ्लैग जो था उसे अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा ऑन 22 जुलाई 1947 और नेशनल फ्लैग डिजाइन किया गया है बाय पिंगली वेंकैया। ये नाम आप याद रखोगे, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और ये डेट भी आप याद रखोगे। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल एंथम अडॉप्ट किया ऑन 24 जनवरी 1950। नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया गया ऑन 24 जनवरी 1950। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को 3 चीजें अडॉप्ट की गई थी। पहला था नेशनल एंथम, दूसरा था नेशनल सॉन्ग और तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपॉइंट किया गया एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद आता है एनफोर्समेंट डेट, दैट इज 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा संविधान, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किया गया, लागू किया गया इंडिया में। इस दिन को हम आज भी सेलिब्रेट करते हैं एज रिपब्लिक डे। अब आप सोच रहे होगे अगर 24 जनवरी को बाकी सारी चीजें अडॉप्ट की गई थी तो 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों एनफोर्स किया गया? 24 जनवरी को भी तो हम एनफोर्स कर सकते थे। इसके पीछे रीजन ये है कि 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया गया था बाय इंडिया, और इसी डे को रिमार्क करते हुए 26 जनवरी 1950 को हमने अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया, एनफोर्स किया। दिस वॉज ऑल अबाउट मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। मैंने ट्राई किया है कि जितना हो सके उतना शॉर्ट में करे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ वही मेंशन किया जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग।